नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और जैसा कि हम बंद दरोगा की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, थ्योरी क्लासेस हम चला रहे हैं, तो यहाँ पर आज जो हम यूनिट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, यानी पदार्थ, उसकी प्रकृति और उसका व्यवहार या अवस्थाएं, वो सारी हम पढ़ेंगे। तो इसमें डेफिनेशन ऑफ मैटर जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ये वाला पोर्शन हम आज डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम में हम पढ़ेंगे इसको। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, एवेपोरेशन, तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर, यानी पदार्थ। तो सबसे पहले पदार्थ को समझते हैं। पदार्थ क्या होता है? विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। यह क्लास जो है क्लास 9th का ये सिलेबस है, 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो 9th के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो प्रत्येक वस्तु जो सामग्री है उसको पदार्थ कहते हैं, और हमारे पास आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। तो हमारे आसपास कोई भी वस्तु है जो आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी उस वस्तु में भी क्या है? पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी वस्तु स्थान घेरती है और उसका अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान है, वो वस्तु क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ की आसान सी परिभाषा है कि जो वस्तु स्थान घेरती है और उसका अपना द्रव्यमान होता है, वह क्या है? पदार्थ है। अब इसके कणों के भौतिक गुण देखते हैं हम लोग। तो पदार्थ जो है हमेशा कणों से मिलकर बना होता है, और जो कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। फिलहाल हमारे पास जो चैप्टर है, जो मैंने तुम्हें शुरू में दिखाया था, वही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भौतिक गुण में पदार्थ के हैं, कणों से बना होता है और यह सतत नहीं होता है, यानी कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये असतत होता है। एक तरह से इनका जो संरचना होगी वो सतत नहीं होती है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं? अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, तो अभिलाक्षणिक गुण इनके देख लेते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। तो पदार्थ के कण क्या करते हैं? निरंतर गति करते हैं। उनके पास कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी ब्लैंक स्पेस होता है। पदार्थ के कणों के बीच में जो पदार्थ के कण होंगे, मान लो ये पदार्थ है, तो ये पदार्थ कोई बॉक्स है मान लो, तो ये बॉक्स क्या होगा? कणों से मिलकर बना है, और ये कण, बहुत सारे कण जो हैं आपस में मिलकर बने होंगे, और इन कणों के बीच में कुछ क्या होगा? रिक्त स्थान होगा, खाली जगह होगी, तो रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित, अब इसके जो कण होंगे अंदर, ये एक दूसरे को आपस में आकर्षित करके रहते हैं। पदार्थ के अंदर जितने भी कण होंगे वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करके रहते हैं। अब पदार्थ की अवस्थाएं, जो हमारा मेन टॉपिक है, तो पदार्थ की अवस्थाएं, अब देखिए यहाँ पर भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ठोस, द्रव और गैस। तो देख लेते हैं यहाँ पर ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, यानी सॉलिड हो गया, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड स्टेट एंड गैसेज स्टेट। तो लिक्विड एंड गैस, तो 3 स्टेट हो गई। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। यदि हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित करें, तो हमारा शरीर भी ठोस, द्रव और गैस से मिलकर बना है। जैसे अगर हड्डियां और दांत लिए जाएं हमारे, तो किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में होते हैं। अगर ब्लड को लिया जाए, रक्त और जल, पानी भी हमारी बॉडी में होता है, तो वो क्या हो गया? लिक्विड स्टेट में हो गया, द्रव अवस्था में हो गया। ऐसे ही फेफड़ों में जो हवा है हमारी, वो क्या है? गैसीय अवस्था में है। तो हमारा मानव शरीर भी क्या होता है? तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, या तीनों अवस्थाओं से मिलकर बना होता है। अब देखिए यहाँ पर ठोस अवस्था, अब हमें इनके कैरेक्टर्स देखने हैं, यानी इनके लक्षण देखने हैं। तो ठोस अवस्था के क्या होता है? एक निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था एक निश्चित आकार होता है। और इसके अलावा ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। तो सीमाएं जो होंगी, यानी ठोस अगर कोई वस्तु है तो उसकी एक स्पष्ट सीमा है, यानी उसकी बाउंड्री जो है वो स्पष्ट है। तो ये ध्यान रखना है। निश्चित या स्थिर आयतन, इनके आयतन निश्चित होते हैं। इनकी संपीड्यता नगण्य होती है, यानी अगर आप इनको दबाओगे, प्रेस करोगे, तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर आप लोहे को प्रेस करोगे तो वो दबेगा नहीं, यानी संपीड्यता इनकी बिल्कुल नगण्य होती है। और ये कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। और दूसरी एक खास बात आपको याद रखनी है, खास जो अंतर है वान डर वाल बलों का। ठोस अवस्था है तो इसमें ठोस के कणों के बीच क्या होता है? प्रबल
परबल वांडर वाल बलों से जुड़े होते हैं। तो परबल होते हैं ये बल, इसलिए ज़्यादा सॉलिड स्टेट में रहते हैं। ऐसे ही क्या होगा, द्रव अवस्था होगी तो ठोस अवस्था से थोड़ा कम दुर्बल वांडर वाल बल, और गैसीय अवस्था होगी तो बहुत ही कम यानी अति दुर्बल वांडर वाल बलों से जुड़े होंगे। अब द्रव अवस्था के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। यहाँ पर द्रव अवस्था के कैरेक्टर्स में द्रव तरल होते हैं और उनमें बहाव का गुण होता है, बहने का गुण होता है, सभी जानते हैं। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं, यानी जिस बर्तन में भी हम द्रव को रखेंगे वे उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है, आयतन इनका निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। और द्रवों में संपीड़न कम संपीड़न होता है, यानी ठोसों में तो बिल्कुल नगण्य संपीड़न होता है और द्रवों में जो है कम, ठोसों की अपेक्षा थोड़ा सा कम संपीड़न होता है। आगे गैसीय अवस्था को देख लेते हैं। गैसीय अवस्था में गैसों में बहाव होता है, काफ़ी तीव्र बहाव होता है। गैसों में संपीड़न अधिक होता है, गैसों का संपीड़न जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठोस द्रव गैस में अगर पूछा जाए तो गैसें सबसे ज़्यादा संपीड्य होती हैं। गैसों में कोई निश्चित सीमाएँ नहीं होती हैं, गैसों में कोई इनकी बाउंड्री कोई निश्चित नहीं है, तो जिस जगह पे है तो वही स्थान उसी शेप में वो धारण कर लेगी, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैसों में कोई निश्चित आयतन भी इनका कोई निश्चित नहीं होता है। तो ये बातें आपको ठोस द्रव और गैस के जो कैरेक्टर्स हैं वो इनके गुण हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। अब चेंजेस जो है इनकी अवस्थाओं में जो चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो पदार्थ पानी जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। पानी ठोस में भी मिलता है, द्रव में भी मिलता है और गैस में भी मिलता है। तो ठोस में बर्फ हो गया, द्रव में पानी हो गया और गैस में वाष्प रूप में, तो तीनों फॉर्म में जो है पानी पाया जाता है। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में, तो ये सारी चीज़ें हमें पता ही है। यानी पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। तो पहला परिवर्तन है तापमान में परिवर्तन और दूसरा दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो सबसे पहले तापमान में परिवर्तन को समझते हैं, गलनांक। अब गलनांक को समझना है मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट वो है कि जिस ताप पर कोई भी पदार्थ जो है पिघल कर द्रव बनता है, यानी पिघलना शुरू होता है, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब देखिए, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। यानी जिस ताप पर भी कोई वस्तु जो है ठोस से पिघल कर द्रव बनेगा वही उसका क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। बर्फ़ का गलनांक, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। बर्फ़ का गलनांक 273 केल्विन है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन लेते हैं। तो यहाँ पर दशमलव में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सुविधा के लिए हम, यानी बर्फ़ का गलनांक क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ क्या होगा, द्रवावस्था में बदल जाएगा। और 273 केल्विन, ये केल्विन में 273 होगा और सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखिए, संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा, अब यहाँ देखिए गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। पहले बात तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी क्या है, मान लो 1 किलोग्राम हमारे पास ठोस है और उसको हमने क्या करना है, लिक्विड में चेंज करना है। तो लिक्विड में चेंज करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, उसे ऊष्मा देनी होगी, गर्म करना होगा ऊष्मा। तो जितनी ऊष्मीय ऊर्जा देंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो जिस ऊष्मा पर जितनी ऊष्मा किसी ठोस को द्रव बनाने में प्रयोग की जाएगी उसे क्या कहेंगे, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ के कणों की तुलना में पानी के कणों की ऊर्जा जो है अधिक होगी, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब अगला पॉइंट हमारे पास है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक वह है कि वो तापमान है जिस पर कोई भी लिक्विड, कोई भी द्रव जो है, मान लो पानी है, पानी को हम क्या करते हैं, हमने पानी को रखा गर्म करने, तो जिस ताप पर पानी उबलने लगेगा वही ताप क्या है, उसका क्वथनांक है। यानी इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक को तो मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, क्वथनांक को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, क्वथनांक समष्टि गुण है, समष्टि गुण होता है क्वथनांक। जल का क्वथनांक जो है 373 केल्विन होता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273
केल्विन, तो यानी 373 केल्विन। यानी जल का जो क्वथनांक होता है वो सेंटीग्रेड में कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और केल्विनिंग में पूछ लिया जाए तो क्या करना है, 273 के साथ 100 जोड़ देना है, तो 373 केल्विन जो है, केल्विन में 373 केल्विन होता है जल का क्वथनांक, और सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो अभी हमने पढ़ी थी, गुप्त ऊष्मा वो क्या करती है, पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए गलनांक हमने देख लिया, गुप्त ऊष्मा देख ली, क्वथनांक भी देख लिया। तो अब आगे हमारे पास है, यानी अतः क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वाष्प के कणों को उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। यानी पानी के कणों की अपेक्षा जो है वाष्प के कणों पर उसी तापमान में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी में बदला जा सकता है, जैसे कि नीचे दिया गया है। तो ये भी जो वन दरोगा का सिलेबस है उसमें पार्ट है ये, कि पदार्थ की अवस्थाओं में चेंजेस कैसे आएंगे, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो ये घटनाएं हमें देखनी है यहाँ पर। सबसे पहला है हमारे पास है ऊर्ध्वपातन। क्या है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होगा, कोई हमारे पास सॉलिड है, ये ठोस है हमारे पास, ठोस, तो ठोस क्या हुआ, ठोस कन्वर्ट हुआ सीधे गैस, यानी ठोस सीधे क्या बन गया, गैस बन गया। ठोस से द्रव नहीं बना, लिक्विड नहीं बना, सीधे डायरेक्ट गैस बन गया। तो बिना लिक्विड में बदले, यानी ठोस को बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाना, उसका क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। देख लीजिए जरा सा, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में वापस ठोस में बदल जाते हैं, ठोस से गैस में और वापस सीधे ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं, जैसे कपूर होता है जो हम कपड़ों के बीच में रखते हैं, तो वो क्या है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। तो ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण हो गया। दाब परिवर्तन का प्रभाव, यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। यदि हम क्या करेंगे, तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, यानी उस पर दाब लगाएं, तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस क्या होगी, द्रव में बदल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी दाब बढ़ाना प्लस तापमान घटाना, गैस को द्रव में बदलना। यानी गैस को द्रव में बदलने के लिए क्या करना होगा, टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करना होगा और तापमान को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो क्या हो जाएगा, गैस जो है द्रव में बदल जाएगा। ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। अगर ज्यादा दाब बढ़ाएंगे तो गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ड्राई आइस, यानी इसको शुष्क बर्फ भी हम कहते हैं, शुष्क बर्फ, ये को वापस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड वापस गैस में बदला जा सकता है और बिना द्रव अवस्था में बदले इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। तो यानी इसको बिना द्रव में बदले वापस गैस में बदला जा सकता है और गैस से सीधे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी शुष्क बर्फ में बदला जा सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर दाब कर देते हैं। प्रेशर कितना रहेगा, 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है कि ड्राई आइस जो होता है, शुष्क बर्फ जो होता है, वो क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहते हैं। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। आगे देखिए वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया है, यानी ये क्रिया किस पर होती है, सतह पर होती है। सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, वो वाष्पीकरण कहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया, जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर, यानी जो तापमान उसका क्वथनांक का है उससे नीचे किसी भी तापमान पर अगर वाष्प में बदलने लगते हैं तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। आगे देखिए,
वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हम देखेंगे। सबसे पहले सतही क्षेत्रफल, यानी जो सरफेस का एरिया है वो सतही क्षेत्रफल अगर बढ़ाते हैं हम तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। ऐसे ही तापमान में अगर वृद्धि करेंगे, तापमान बढ़ा देंगे तो तापमान में बढ़ाने से भी क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसलिए तापमान में वृद्धि करने पर क्या होता है, वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है। आगे देखिए आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। इंपॉर्टेंट है कि वाष्पीकरण, आर्द्रता अगर हवा में है तो आर्द्रता के कारण क्या होगा, वाष्पीकरण की दर जो है घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। वायु की गति तेज होगी तो वाष्पीकरण की गति भी बढ़ जाएगी। आगे देखिए वाष्पीकरण से शीतलता। अब वाष्पीकरण से शीतलता क्या होता है, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के अपने कण आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे वाष्पीकरण प्रक्रिया हुई तो जो उन्होंने लुप्त ऊर्जा है, जो लुप्त ऊर्जा उनकी खत्म हुई है, लुप्त हुई है, उस ऊर्जा को वापस प्राप्त करने के लिए जो द्रव के कण होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण क्या होता है, उनके आसपास का वातावरण जो है वो शीतल हो जाता है। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया फर्स्ट टॉपिक इसका कि पदार्थ क्या है, पदार्थ का नेचर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कैसे होंगे, सॉलिड स्टेट, गैस, तीनों एक तरह से पार्ट हमने पढ़े, अवस्थाएं हमने पढ़ी पदार्थ की। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं और उनके गुण, उनके अभिलक्षण हमने देखे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के रिस्पॉन्स के साथ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो हेल्पफुल होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम अगला पार्ट लाएँ इसका। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।